काली देवरानी ने बनाया 3 घमंडी जेठानियों के लिए फूलों का लहंगा। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू न कहना भूल, फूल तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। आंगन में बैठी हुई आरती अपने खिले हुए फूलों को देखकर खुशी से गा रही होती है। तभी उसकी माँ ललिता आती है। आरती, ये ले, मैं तेरे लिए नया सूट खरीद कर लाई हूँ। मगर माँ, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ज़रूरत कैसे नहीं थी, तेरे सारे पुराने सूट फट गए हैं। मैं जानती हूँ तू मेरी मजबूरियाँ देखकर मुझे कभी कुछ खरीदने को नहीं कहती। बस इज्जत के साथ तेरी इस घर आंगन से विदाई हो जाए मेरी बच्ची, और तुझे हर खुशी मिले। मगर माँ, इससे अच्छा तो आप थान का कपड़ा खरीद कर ला देती। मैं खुद ही अपने लिए सूट सिल लेती, इससे सिलाई के पैसे तो बचते। भूल गई, मुझे सिलाई आती है। तभी अचानक आरती की नज़र अपनी माँ की फटी हुई साड़ी पर पड़ती है। माँ की सारी साड़ी कितनी फट गई है। कोई बात नहीं माँ, अब देखना, तुम्हारी ये दर्जी बेटी अपने हाथों से तुम्हारे लिए फूलों वाली सुंदर सी साड़ी बनाएगी। अपनी माँ के सो जाने के बाद आरती आंगन में खिले हुए फूलों से अपनी माँ के लिए एक बहुत अच्छी साड़ी बनाकर अगली सुबह उसे देती है। ये लो माँ, मेरी प्यारी माँ, और जल्दी से ये फूलों वाली साड़ी पहन लो। कितनी सुंदर साड़ी है ये, तूने कब खरीदी आरती? खरीदी नहीं माँ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान इंसान में कमी देता है तो गुण भी देता है। आरती दिखने में भले ही सांवले रंग की थी, मगर उसके हाथों में सिलाई कढ़ाई करने का गजब का हुनर था। साथ ही उसे फूलों से बहुत प्यार था। आरती की यही सादगी अनुज को भा गई। जहाँ आरती एक गरीब माँ की बेटी थी, वहीं अनुज एक अमीर घर का बेटा था। जहाँ शारदा देवी अपने 4 बेटों संजय, अनुराग, कबीर, अनुज और 3 बहू पायल, कीर्ति और आलिया के साथ रहती थी, जो कि पैसे वाले घर से थी। पायल, कीर्ति, आलिया बहू, अनुज को कोई लड़की पसंद आई। सासू माँ हजारों तस्वीर दिखा चुके हैं देवर जी को, मगर उन्हें है कि कोई भाती ही नहीं। सासू माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देवर जी की दुल्हनिया धरती पर है ही नहीं। क्या बात है अनुज, तुम्हारी तीनों भाभियाँ तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ ढूंढ रही हैं, फिर तुम्हें इनमें से कोई पसंद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि माँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। आरती नाम है उसका। आरती की तस्वीर देखते ही शारदा शादी के लिए मना कर देती है, जिसके बाद अनुज आरती के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। अपनी काली देवरानी को देखकर शारदा की तीनों गोरी घमंडी बहुएं उसे खूब भड़काती हैं। पता नहीं हमारी इस काली देवरानी ने कौन सा जादू चलाया जो हमारे प्यारे देवर जी बद्रीनाथ बन गए और इस ब्लैक की बॉडम की देवरानी बनाकर यहाँ ले आई। अनुज, तूने इससे शादी तो कर ली, मगर मैं जिंदगी भर इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी, याद रखना। छोटे, एक बार तो माँ के बारे में, इस घर की इज्जत के बारे में सोच लेता। इस काली पीली लड़की को वाइफ बनाकर ले आया। वही तो अनुराग भाई, देख जरा अनुज अपनी भाभियों को, कितनी सुंदर है, और तेरी बीवी उतनी ही काली और भद्दी। आरती का पूरा ससुराल उसके काले रंग के लिए उसे बहुत सुनाता है, जिससे आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम इनकी बातों को दिल से मत लगाना। समय बीतता है। आरती अपनी सास और जेठानियों का दिल जीतने की हर कोशिश करती है। एक दिन जब वो घर के बाहर की सफाई कर रही होती है, तभी फूल वाला आता है। फूल ले लो, फूल, रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हुए बाहर वाले खूबसूरत फूल, फूल ले लो फूल। जरा ठहरिए भैया, ये गुलाब के फूल, ये गेंदे के और ये लिली के, ये फूल भी दे दीजिए। उन फूलों को खरीदकर आरती अपने गार्डन में क्यारी बनाकर लगा देती है। जब भी कभी फूल वाला आता तो आरती एक नया पौधा खरीदती, जिसे देखकर उसकी घमंडी जेठानी अपनी सास को खूब भड़काती हैं। देख लीजिए सासू माँ, अभी हमारी इस काली देवरानी को इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और ये फूलों पर जमकर पैसे लुटा रही है। ऐसे तो ये हमारे घर को कंगाल कर देगी। तुम तीनों ठीक कह रही हो, अब मुझे इसकी लगाम कसनी होगी। अरे ओ मेरी काली बहू, ये पैसे फ्री फंड के नहीं आते। और नहीं तो क्या, हमारे पति इतनी मेहनत से खून पसीना बहाकर पैसे कमाते हैं और तुम वो पैसे मजे से इन फूलों पर लुटा रही हो।
जो आज खिले हैं कल मुरझा जाएंगे। जेठानी जी, मगर ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप सभी को मेरे फूल लगाने से कोई परेशानी है तो माँ जी, जेठानी जी, आगे से मैं फिर कभी फूल नहीं खरीदूंगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शारदा के बेटों को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा झेलना पड़ता है, जिस कारण बिजनेस सील हो जाता है। अब पैसे की तंगी के चलते उन्हें बहुत लिमिट से चलना पड़ता है, जिस कारण काली देवरानी की तीनों घमंडी जेठानियां अपनी सास और पति को सुनाना शुरू कर देती हैं। क्या बुरी दिन आ गई है हमारी कि अब हमें दाल रोटी खानी पड़ रही है। सारी गलती हमारे पतियों की ही है। इनसे एक बिजनेस भी ठीक से नहीं चला। सस्ते अंबानी। आलिया बहू, कीर्ति बहू, ये तुम दोनों किस तरीके से बातें कर रही हो अपने पतियों से? पति नहीं माँ जी, नासपति। अब बिजनेस तो डूब ही गया, घर में बैठकर खुइयां छीलेंगे। जेठानी जी, ऐसे अगर एक दूसरे पर कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जेठ जी ने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी किया है। अपनी काली बहू में परिवार को साथ लेकर चलने वाली बात को देखकर शारदा के मन में आरती के लिए खटास मिट जाती है। फिर एक दिन आरती अपनी तीनों जेठानियों को परेशान होकर बात करते सुनती है। पायल, कीर्ति, मैं तो पार्टी में नहीं जाऊंगी। मेरे पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। हाँ, इसीलिए तो हम भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। वहाँ जाकर अपनी इंसल्ट थोड़ी करानी है। काश कि हमारे पास पैसे होते तो ड्रेस खरीद कर पार्टी में जा पाते। जेठानियों को पार्टी में जाने का मन देखकर आरती को उनके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उन तीनों के लिए फूलों से बहुत ही फैशनेबल ड्रेसेस बनाकर उन्हें देती है। जेठानी जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब इसका अलग ही टंटा है। जब देखो अपना काला पीला मुंह लेकर चली आती है। आओ, तुम्हारी ही कमी थी। मैंने आप तीनों के लिए ड्रेस बनाया है, शायद आपको पसंद आ जाए। ये देखिए। अपनी देवरानी का बनाया हुआ फूलों वाला ड्रेस देखकर तीनों जेठानियां बहुत ही खुश होती हैं। अमेजिंग! ये फूलों वाला ड्रेस कितना फैशनेबल है। हाँ सच में आलिया, ये तो बहुत खूबसूरत है। वाओ टेमरिंडा, यू आर वेरी टैलेंटेड। आरती की तीनों जेठानियां उसका बनाया हुआ फूलों का फैशनेबल ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती हैं, जहां उनकी बहुत तारीफ होती है और तब कहीं जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। जेठानी जी, आप तीनों आ गई। कैसी रही पार्टी? पार्टी बहुत अच्छी थी आरती। हम तीनों को माफ कर दो आरती। घमंड में आकर हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मगर तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल इन फूलों की तरह सॉफ्ट हार्ट। आखिरकार आरती अपने प्यार भरी बर्ताव से अपनी घमंडी जेठानी के दिल में जगह बना ही लेती हैं। इसी बीच उन्हें एक ब्राइडल इवेंट्स के बारे में पता चलता है। कीर्ति, पायल, ये देखो, हमारी सिटी में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें सबसे अलग कलेक्शन का ब्राइडल लहंगा पहनना है और जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज जीतेगा उसे 25 लाख का कैश मिलेगा। जेठानी जी, मैं ऐसा लहंगा बना सकती हूँ। आप तीनों बस इवेंट के लिए खुद को तैयार कीजिए। इसके बाद आरती अपनी तीनों जेठानियों के लिए फूलों वाला बहुत ही खूबसूरत अलग अलग डिजाइन का ब्राइडल लहंगा बनाती है, जो दिखने में बिल्कुल हटकर था। आरती लहंगे के साथ फूलों से ही एकदम ऑथेंटिक ज्वेलरी भी बनाती है, जिसे उसकी तीनों जेठानियां पहनकर इवेंट में पहुंचती हैं, जहां आए हुए लाखों लोगों की नज़र उन तीनों के फूलों वाले लहंगे पर ही होती है। और आखिरकार वो तीनों इवेंट जीत जाती हैं और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विनर का खिताब अपने नाम करती हैं और मिली हुई रकम के साथ घर लौट कर आती हैं। उस वक्त उन तीनों की आंखों में नमी थी। देखो मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हारे कारण आज हम इवेंट जीत गई। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच। जेठानी जी, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और अपनी बहन जैसी जेठानियों के लिए उनकी देवरानी इतना तो कर ही सकती है। आखिर में उन पैसों से उनके पति एक बार फिर अपना नया स्टार्टअप शुरू करते हैं और वहीं आरती की तीनों जेठानी उससे इंस्पायर्ड होकर फूलों वाले लहंगे कपड़े की एक बुटीक से शुरुआत करती हैं, जो कि लड़कियों की पहली पसंद बनकर बढ़ती ही जाती है। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आशा है और आशा ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। संजना, क्या ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? हमें तो लगा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी तरह सुंदर और बहुत अमीर होगी, लेकिन ये तो देखने में ही इतनी काली और गरीब दिख रही है। ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती है? अगर तुम्हें इस लड़की से दोस्ती रखनी है तो तुम्हें हमसे दोस्ती तोड़नी होगी। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं दोस्ती तोड़ देती हूँ, लेकिन इससे नहीं, तुम लोगों से। इतना कहकर संजना आशा का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। आशा और संजना बचपन से ही दोस्त होते हैं। आशा और संजना में बहनों की तरह प्यार होता है। संजना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है और दिखने में बहुत गोरी और सुंदर होती है।
लेकिन वहीं आशा एक बहुत गरीब घर से होती है और दिखने में बहुत काली भी होती है, जिस वजह से सब उसके काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। क्या हुआ आशा, तुम रो क्यों रही हो? इन सब की बातों को इग्नोर करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? काली होना क्या कोई पाप है? तुम्हारे अलावा और कोई मेरा दोस्त नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें अपने सारे दोस्तों से अलग होना पड़ा, हमेशा के लिए। तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दो, वरना हर कोई तुमसे दूर चला जाएगा। तुम तो हो मेरे पास, तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन हो, समझी? आइंदा कभी दोबारा ऐसा मत कहना। चलो अब जल्दी से रोना बंद करो। ऐसे ही समय बीतता है और ये दोनों बचपन की सहेलियां अब बड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ संजना, तुमने मुझे इतनी अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया? आशा, मेरे डैड चाहते हैं मैं उनका बिजनेस संभालूं, इसलिए मैं आज ही लंदन जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है संजना, अपना ख्याल रखना, हम जल्द ही मिलेंगे। दोनों बचपन की सहेलियां रोते हुए एक दूसरे को विदा करती हैं। आशा और संजना जिस कॉलेज में थे वहीं पर एक विजय नाम का लड़का था जो आशा को बहुत पसंद करता था और आशा भी विजय को बहुत पसंद करती थी और ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। आशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मेरे इस काले रंग को कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे? आशा, जब उन्हें पता चलेगा तुम इतनी अच्छी लड़की हो, कितने साफ दिल की हो, तो वो जरूर तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। जिसके बाद विजय और आशा मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद विजय और आशा को अपने घर लेकर आता है। विजय और आशा को ऐसे देखकर विजय के घर वाले हैरान हो जाते हैं। विजय, ये तो किसे घर में ले आया? कौन है ये लड़की और तुम दोनों ने ये शादी के जोड़े क्यों पहन रखे हैं? माँ, इसका नाम आशा है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। देवर जी, आपको शादी करने के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ यही काली कलूटी लड़की मिली? ऐसा क्या जादू कर दिया इसने आप पर जो आप इस लड़की को हमारे घर की बहू बना कर ले आए? हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही हैं। मेरे सारे दोस्त इस काली की वजह से मेरे ऊपर बहुत हंसेंगे। विजय, जैसे इसे लेकर आया वैसे इसे बाहर छोड़ दे, वरना मैं इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? आशा अब इस घर की बहू है और कोई अपनी बहू के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? हाँ माँ, आशा मेरी पत्नी और इस घर की बहू है। अगर आप लोगों को आशा से इतनी ज्यादा परेशानी है तो मैं और आशा कहीं और जाकर रह लेंगे। अपने बेटे के घर छोड़ने की धमकी सुनकर आस्था डर जाती है, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी आशा को अपने घर की बहू स्वीकार करना पड़ता है। नहीं बेटा, तुझे ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी और आशा की शादी को मंजूर करती हूँ। आस्था, छोटी बहू का स्वागत करो और बहू की मुंह दिखाई की रस्म करने की तैयारी करो। हम कल ही बहू की मुंह दिखाई की रस्म करेंगे। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हमने इसकी मुंह दिखाई करी तो पूरा मोहल्ला हम पर हंसेगा। हाँ पिताजी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस करो तुम दोनों, इस घर का मुखिया मैं हूँ। मैं वैसा कहूँगा वैसा ही होगा। बहू की मुंह दिखाई की रस्म होगी, वो भी कल ही। जाओ, जाकर मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करो। प्रीति और प्रियंका आस्था के साथ मिलकर मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करते हैं। अगले दिन होते ही सभी मेहमान और मोहल्ले वाले आशा की मुंह दिखाई के लिए आ जाते हैं। अरे आज तो बहन, तुमने अपने बेटे की शादी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं। तुम तो बड़ी छुपे रुस्तम निकली। हमें शादी थोड़ी जल्दबाजी में करनी पड़ी, इसीलिए किसी को बताने का मौका नहीं मिला। तो चलो कोई बात नहीं, अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। मुंह दिखाई की रस्म सबसे पहले आप लोगों से ही शुरू होगी। प्रियंका बहू आओ और अपनी देवरानी की मुंह दिखाई करो। मुझे इसकी मुंह दिखाई करने में ना कोई दिलचस्पी नहीं है। आप लोग ही इसकी मुंह दिखाई करिए। ये कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम इसकी जेठानी हो। आशा के ससुराल वालों में से कोई भी आशा की मुंह दिखाई की रस्म नहीं करता। ये सब देखकर आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आशा रो ही रही होती है कि आशा के ससुराल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में आशा की बचपन की सहेली संजना उतरती है। आशा संजना को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तुम यहाँ, तुम तो अपने डैड का बिजनेस संभालने के लिए लंदन गई हुई थी ना? हाँ आशा, मैं गई थी, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं इंडिया वापस तुमसे मिलने के लिए आई थी। जैसे ही मैं वापस आई मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली, इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ससुराल आ गई। तुम क्या इसकी दोस्त हो? हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम बचपन से ही साथ में हैं। तुम तो देखने में बहुत सुंदर और काफी अमीर लग रही हो। तो तुमने इस काली कलूटी लड़की में क्या देखा जो तुमने इसे अपना दोस्त बना लिया? मुंह संभाल कर बात करो। भूलो मत, ये मेरी दोस्त है और मैं अपने दोस्त के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ।
अब काली को काली नहीं तो क्या गोरी बोलेंगे। बस बहुत हो गया। और तुम लोग क्या अपने आप को बहुत सुंदर समझते हो? ये तुम लोगों ने अपने मुंह पर जो मेकअप लगाया है ना, इतना सारा, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी तो काले थे, लेकिन हम सब फिर भी उनसे कितना प्रेम करते हैं। उनमें तो आपने कभी काले गोरे रंग का भेदभाव नहीं किया, तो इंसानों में क्यों काले और गोरे रंग का भेदभाव कर रहे हो? संजना की बात सुनकर आशा के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद सब आशा से माफी मांगते हैं। आशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें कितना सुनाया। आशा, मुझे भी माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं कभी भी काले और गोरे रंग में भेदभाव नहीं करूंगी। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप लोग मुझसे बड़े हैं, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और मुझे मेरे ससुराल वालों का प्यार मिल गया है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ संजना। आशा, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, तुम मेरी दोस्त और बहन जैसी हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत होता हुआ नहीं देख सकती। इतना बोलकर दोनों सहेलियां आपस में गले मिलती हैं और मुंह दिखाई की रस्म फिर से शुरू हो जाती है, जिसके बाद सबसे पहले संजना ही आशा की मुंह दिखाई करती है। अब आशा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है और उसके ससुराल वाले अब उसके काले रंग की वजह से कभी भी उसे परेशान नहीं करते हैं।